नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। रवि सिहाग, जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, 2021 AIR 18 हिंदी मीडियम से थे। तो उनकी आज GS3 की कॉपी को देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से आंसर राइटिंग को करते थे और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 18 सिक्योर करी। ठीक है, हिंदी मीडियम से 18वीं रैंक करना ऑल इंडिया बहुत बड़ी बात है। और आज हम उन्हीं की कॉपी से देखेंगे कि किस तरीके से वो आंसर राइटिंग करते थे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ओके, GS3 की कॉपी है ये, और इसमें हम 5-7 क्वेश्चन से ये पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आंसर्स को लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या था, देखिए डिमांड को समझना है कि वो किस तरीके से लिखते थे, उस डिमांड को समझना है। ठीक है, और अपन पूरी चीज़ उसी पे फोकस्ड रहेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस की डिमांड को समझा जाता है और किस तरीके से उसको लिखा जाता है। कितना वेटेज देना आपको आंसर्स में। मान लीजिए क्वेश्चन में 2 हिस्से हैं, तो आपको आंसर में किस अनुपात में आंसर्स में चीज़ों को लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, पूरा एकदम गहन अध्ययन करेंगे पूरी कॉपी का, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से विश्लेषण करने वाले। हमारे जो आंसर राइटिंग वाला बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखिए, पिन कर रखिए। ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाकर के बहुत सारे हमारे कोर्सेज लॉन्च हो रखे हैं। टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट, मीन्स का पूरा कंटेंट हमने टेलीग्राम पर फ्री में डाल दिया है, प्लस मीन्स के लिए फैक्ट शीट। ठीक है, कौन कौन से फैक्ट्स है जिसको लिखा जा सकता है मीन्स में, पेपर वाइज हमने पूरी PDF अपलोड कर रखी है टेलीग्राम पर, तो जाकर के ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विस्तृत तट रेखा अनेक जल मार्गों के बावजूद भारत तेल, रेल और सड़क परिवहन प्रणाली से जल मार्गों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रणालीगत परिवर्तन, मॉडल शिफ्ट करने हेतु अपनी क्षमता को सार्थक करने में क्या असमर्थ रहा है। आपसे पूछा है क्यों असमर्थ रहा है, क्यों असमर्थ रहा है, वाई पूछा है। इसमें सवाल सिंपल सा ये कह रहे हैं कि देखिए भारत के पास एक लंबी तट रेखा है। ठीक है, पहले ये 7,500 किलोमीटर के आसपास थी, लेकिन अभी ये 11,098 किलोमीटर के आसपास अपडेटेड तट रेखा है। ठीक है, अब ये सवाल कह रहा है कि देखिए भारत के पास में लंबी तट रेखा है, विस्तृत तट रेखा है, अनेक जलमार्ग है। ठीक है, रेल और सड़क परिवहन से जलमार्गों की दिशा में क्यों प्रणालीगत शिफ्ट, मॉडल शिफ्ट नहीं हो पाया है, कि भाई सड़क और जो रेल परिवहन है वो क्यों जलमार्गों से बेहतर तरीके से नहीं जुड़ पाया, क्यों असमर्थ रहा है, इसको आपको बताना। ये है क्वेश्चन की डिमांड, समझ लिए। ओके, अब इंट्रोडक्शन में चूंकि अब तटीय रेखा की बात कर रहे हो, तो इंट्रोडक्शन में उसी चीज को लिखोगे जो कि क्वेश्चन के पहले हिस्से में शामिल हो रखी है। ठीक है, तो रवि सियाल जी ने भी यही चीज लिखी है कि भारत में 7,500 किलोमीटर की लंबी तट रेखा होने के साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी आदि विस्तृत नदी तंत्र भी विद्यमान है। अब यहाँ पर चीजें अपडेट हो जाएगी कि भाई 11,098 किलोमीटर, 98 किलोमीटर विस्तृत तट रेखा है, और भी जो अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो भी विकसित रूप में है। अभी 2021 की कॉपी है, अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, लेकिन अपने को चीजों को समझना है कि क्वेश्चन की डिमांड को किस तरीके से पूरी करनी। अब चूंकि विस्तृत तट रेखा की बात कर रहे हो, तो आपने इंडिया का मैप बना करके तट रेखा को बता दिया। ठीक है, अब ये मैप कहीं ना कहीं आपको प्लस हाफ नंबर दे देगा। ठीक है, हाफ नंबर आपके प्लस में लेकर के चलिए। आपने कोट कर लिया कि तट रेखा कहां से कहां तक विस्तृत है। आगे समझ में। ठीक है, अब सीधा डिमांड पर आ गए कि भाई जो तट रेखा है वो सड़क परिवहन और रेल परिवर्तन से क्यों नहीं, रेल परिवहन से क्यों नहीं जोड़ पाई है, कि क्षमता का सार्थक प्रयोग क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब रवि सियाल जी क्या लिखते हैं, पहला पॉइंट इन्होंने लिखा कि नदी बहाव की प्रवृत्ति का अनियमित होना। उन्होंने लिखा कि देखिए गंगा नदी अगस्त में तो इतना क्यूबेक जो वाटर है उसको लेकर के चलती है, लेकिन जनवरी में यही जल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो चूंकि नदियों में जल जो है वो हर मौसम एक समान नहीं बहता, इसीलिए नदी परिवहन इतना विकसित रूप से प्रणालीगत उसमें जो मॉडल शिफ्ट है वो नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक प्राकृतिक कारण है कि नदी का जल है ना वो अनियमित है। आगे समझ में। ठीक है, दूसरा है अल्प उपयोग, किस चीज का, कि कुल मात्रा का 70 से 80% सड़क मार्ग और 18% रेल मार्ग द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब जितना भी अपना परिवहन होता है ना, चाहे माल परिवहन हो चाहे यात्री परिवहन हो, उसका 70 से 80% सड़क एंड रेल
इसके थ्रू हो रहा है। इन्होंने लिखा जल मार्ग का उपयोग केवल 1 से 2% है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में हमने चीजें इस तरीके से विकसित नहीं करी, या फिर इंफ्रा डेवलपमेंट में या फिर नदी परिवहन को इस तरीके से विकसित नहीं किया कि वो सड़क परिवहन और रेल परिवहन एंड सड़क परिवहन के साथ में कंपीट कर सके। ठीक है, उनके साथ में कोई कंपटीशन है ही नहीं इनका, एकाधिकार है सड़क मार्ग और रेल मार्ग का। आ गया समझ में? ठीक है। तीसरा है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी नीति और योजनाओं का अभाव, कि भाई मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नहीं है कि भाई नदियों को सड़कों से जोड़ दिया, ठीक है, अंतर्देशीय नदियां जितनी भी है उनको सड़क से जोड़ दिया, ठीक है, रेल से जोड़ दिया। अभी तो आपके पास एग्जांपल है कि भाई सागरमाला एंड जो भारतमाला जो परियोजना है, इनसे तटीय क्षेत्रों को सड़क प्लस रेल इन मार्गों से जोड़ा जा रहा है। आ गया समझ में? ठीक है, अभी तो आपके पास एग्जांपल है, लेकिन उस टाइम में जब ये क्वेश्चन पूछा तो ये चीजें अच्छी तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी। चौथा क्या है पॉइंट, कि अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है ना, नदी विवाद जो है, वो भी कहीं ना कहीं जल मार्गों को विकसित नहीं होने देती है। ठीक है, समन्वय का अभाव है। अब इन्होंने लिखा कि भाई जो कावेरी नदी है कर्नाटक और जो तमिलनाडु में विवाद बना रहता है, उसकी वजह से क्या हो रही है चीजें, कि वो विवाद नदी तंत्रों को परिवहन के रूप में विकसित होने में अड़चन पैदा करता है। अगर समझ में? पांचवा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि क्यों नदी जल मार्ग सड़क और रेल मार्गों से सही तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं। तो इसमें है शिप बिल्डिंग सेक्टर है वो अल्प विकसित हो रहा है, कि भाई आपकी जो स्वदेशी शिप है उसका निर्माण बहुत कम हो रहा है। तो जब शिप का निर्माण कम होगा उनको आयात करना पड़ेगा, आयात महंगा होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में इतना विकास नहीं हो पाया। ठीक है, नदियों की गहराई में कमी है, बारहमासी जो नदियां हैं वो भी जनवरी के महीने में बहुत कम जल लेकर के बहती है, तो उसमें बड़े शिप चलाना बहुत मुश्किल होता है। गाद की समस्या है, ठीक है, हिमालय से आने वाली नदियां बहुत ज्यादा गाद लेकर के आती है, तो जो तल है ना, तल भर जाता है, नदी तल बहुत ऊपर तक आ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी शिप नहीं चल पाते। ठीक है, अब संरचनात्मक भी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है कि, और कुछ प्राकृतिक कारण भी है कि प्रायद्वीपीय भारत में कठोर चट्टाने हैं, जिनकी मतलब अगर आपको तल को गहरा भी करना है तो उस चट्टान को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। ठीक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट बेनिफिट है वो नहीं रहता आपके पास। अब ये तो आपने समस्या बता दी, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी देखनी है कि किस तरीके से चीज़ें पूछ रही है कि क्यों विकसित नहीं हो पाया, तो आपने बता दिया, ये 5 6 7 पॉइंट सब बता दिए। अब आपको जब समस्याएं बताई है ना कि समस्याएं क्या क्या है, तो आपको वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा कि किस तरीके से इस समस्या से उभरा जा सकता है। तो इन्होंने वे फॉरवर्ड में क्या लिखा कि योजना और नीति के स्तर पर क्या किया जा सकता चीज़ें, कि भाई एकीकृत कीजिए योजना को, समन्वित कीजिए, कि राष्ट्रीय जल मार्ग विकास परियोजना जो है, या फिर अब आपके पास एग्जाम्पल है कि भाई सागरमाला है और भारतमाला है, इन योजनाओं को बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तभी जाकर के चीज़ें अच्छी तरीके से चल पाएगी। दूसरा है तकनीकी विकास, कि आपको गहराई मापक जो संवेदक है उनका विकास पड़ेगा, कि ऐसे सेंसर्स आपको लगाने पड़ेंगे कि कितनी गहराई है नदी की वो आपको पता चल जाए, तो आपको कितने बड़े शिप चलाने हो उस नदी में वो आपको चीज़ें पहले से पता होगी। ठीक है, अंतर्राज्यीय समन्वय पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या है अंतर्राज्यीय जल विवाद की, तो आपको नीति आयोग या फिर जो अंतर्राज्यीय जो परिषद हैं इनके बीच में संवाद करना पड़ेगा, और नदी जल के जो विवाद है ना, उनको कम करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो जल परिवहन है उसको अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अब फिर निष्कर्ष लिखोगे कि देखिए उपयुक्त प्रयासों से के साथ में पीएम गति शक्ति जैसे मिशन जो है, अंतर्राज्यीय जो अंतर मंत्रालय जो समन्वय है, और जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी जो वाली जो भी जितनी भी योजना है, इन सब चीज़ों पर आपको जोर देना पड़ेगा, इनके इम्प्लीमेंटेशन पर। साथ ही साथ जो यूरोपीय देशों का जो मॉडल है, राइन नदी वाला जो आपने एग्जाम्पल दे दिया है ना, इससे आपको सीख लेने की समय की मांग है, उससे सीख लीजिए। एक आपको केस स्टडी के रूप में रखना है कि राइन नदी में किस तरीके से जो अंतर्देशीय जो जल परिवहन का जो विकास है वो कैसे विकसित हो पाया, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक बढ़िया तरीके से अंतर्राज्यीय या फिर जो तटीय परिवहन है उसको विकसित किया जा सकता है। अभी बहुत शानदार प्रश्न है, इसमें आपको 5.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे 10 में से। ठीक है, 5 5.5 नंबर आराम से मिलेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपने पूरी डिमांड, जो डिमांड थी, समस्या क्या थी, वे फॉरवर्ड बता दिया,
और बढ़िया से निष्कर्ष भी बता दिए। आगे समझ में? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि भारत की समृद्धि क्षमता संबंधी अवरोधों को व्युत्क्रमित करने के लिए एक राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक की स्थापना के कदम में अपनी कौन सी स्वाभाविक चुनौतियां होंगी, चर्चा कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके डिमांड को समझना, हिंदी बहुत टफ है, समझिए कि द मूव टू एस्टैब्लिश अ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अब क्या कह रहा है कि आप एक ऐसा मूव लोगे जिसमें क्या स्टेब्लिश करोगे, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जितने भी अवसंरचनात्मक योजनाएं चल रही है, ठीक है, जितने भी योजना है उनको फाइनेंस कौन करेगा, ठीक है, तो आपने एक नेशनल बैंक बना दिया डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंस के लिए, ठीक है। टू रिवर्स द ड्रैग ऑन इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल विल हैव इट्स ओन सेट टू चैलेंजेस, कि ये भारत की जो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना, वो जो कम हो रही है उसको रिवर्स करने में कहीं ना कहीं बनाई जा रही है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं, वो कौन कौन सी है वो आपको बताना। ये था क्वेश्चन। हिंदी में आप नहीं समझ पाओगे तो इंग्लिश का रेफरेंस जरूर लेना, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन क्या लिखा है इन्होंने, अवसंरचना पर बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो रही है, तो इंफ्रा पर ही लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या लिखा कि हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण व विकास बैंक की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अब ठीक है, करंट की चीज उन्होंने मेंशन कर दी कि हाल ही में सरकार ने इस तरीके की बैंक की स्थापना की मंजूरी दी है, ताकि वित्तीय और जो गैर वित्तीय जो भी कार्य है उनको साथ साथ, इनके साथ साथ गैर वित्तीय और गैर वित्तीय कामों के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इंफ्रा उसको मजबूत किया जा सके, ठीक है। इसका उद्देश्य भी आपने बता दिया कि क्या उद्देश्य है, कि फाइनेंसिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इन दोनों को बढ़ाना है। आगे समझ में? इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, ठीक है। फिर आपने ये चीज करी कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट तो हो रहा है, जरूरत क्या है, ये आपको इंट्रोडक्शन के साथ, देखिए मैंने बदला था कि आपको समझना पड़ेगा डिमांड। इसमें डिमांड कितनी थी, आपने इंट्रोडक्शन के साथ ही नीड भी बता दी कि क्या जरूरत है इसकी। फिर मुख्य जो क्वेश्चन का जो भाग होगा ना उसमें आपको चुनौतियां बतानी है, ठीक है, क्योंकि मुख्य डिमांड चुनौतियां ही है। इन्होंने कितने 6 मुद्दे लिखे हैं। फिर वे फॉरवर्ड लिख लिया कि चुनौतियां है तो समाधान आपको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब चुनौतियों के स्तर पर देख लेते हैं कि अवसंरचना का प्रभावी विश्लेषण व भविष्य की लाभप्रदता की जांच कठिन कार्य है, कि भाई अवसंरचना जो आप डेवलप कर रहे हो, इंफ्रा जो डेवलप कर रहे हो, इसका विश्लेषण और भविष्य में ये कितना लाभदायक होगा, इसका जो जांच है ना, इसकी जो भविष्यवाणी है वो कठिन है, ठीक है। आप नहीं जान पाओगे कि भविष्य में ये योजना या फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो योजना है कितना आपको फायदा पहुंचाएगी, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है चुनौतियां हैं ये बैंक के समक्ष, कि अगर बैंक किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग को कर रहा है तो उसके समक्ष ये चुनौतियां हैं कि विकास या फिर इंफ्रा वाली जो भी योजना है वो कितनी भविष्य में हेल्पफुल रहेगी, ये बड़ी समस्या है, ठीक है। सेक्टर आधारित असमानता है कि देखिए कुछ सेक्टर को अधिक ऋण दिया जाता है और कुछ सेक्टर को बहुत कम ऋण दिया जाता है, तो सेक्टर वाइज भी इनइक्वलिटी है, असमानता है कि किस तरीके से फाइनेंसिंग में किसी को ज़्यादा ऋण किसी को कम ऋण दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ आप डेटा मेंशन कर सकते थे कि भाई इस सेक्टर को इतना ऋण मिला पिछले कुछ सालों में और इस सेक्टर को इतना ऋण मिला, अगर आपको डेटा पता है तो आप मेंशन कर सकते हो। हाल मतलब पूरा आप एग्जैक्ट मत बताओ लेकिन रेंज बता सकते हो कि इतने परसेंट तक इनको ऋण मिला लेकिन इस सेक्टर को इतना परसेंट ही ऋण मिला, ठीक है। तीसरी चीज़ है विशेषज्ञ जो पेशेवर है उनकी कमी है भारत में, कि भाई वो विशेषज्ञ ये भविष्यवाणी कर दे या फिर पूरे भविष्यवाणी इन द सेंस कि जितना भी इंफ्रा डेवलप किया जा रहा है उसका भविष्य में कितना फ़ायदा होने वाला है उसका कैलकुलेशन करके बता दे कि ये कॉस्ट बेनिफिट इसका योजना का होगा या फिर नहीं होगा, तभी जाकर के जो बैंक लोन दे रहे हैं ना उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। चौथी चीज़ इन्होंने मेंशन करी कि भारत की क्रेडिट रेटिंग का जो मुद्दा है कि भाई कम होने की वजह से विदेशी निवेश है ना वो बहुत मिलना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रेटिंग है वो भी आपकी कमज़ोर है। क्रेडिट रेटिंग आपको पता है ना कि भाई विश्व स्तर पर बहुत सारी कुछ कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां जो क्रेडिट रेटिंग तय करती है कि भाई भारत कौन से वाले में, आई थिंक ट्रिपल प्लस है ना इसमें, तो आप किस रेटिंग में हो ये तय करेगा कि विश्व से आपके देश में कितना निवेश आएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि अच्छी रेटिंग है मतलब आपका जो पैसा है वो सुरक्षित है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग का भी मुद्दा है। अन्य मुद्दे में जैसे भूमि अधिग्रहण है कि भाई बैंक ने पैसा तो दे दिया लेकिन भूमि को एक्वायर ही नहीं कर पाया अपन, तो वो योजना फेल हो गई। पर्यावरणीय विनियमन है कि भाई
भाई रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लोन मिल गया बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, लेकिन रेल के लिए पर्यावरणीय मुद्दे हो गए कि भाई जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पर रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे एनजीओज वगैरह या फिर सिविल सोसाइटीज़ है वो मतलब आक्रोशित हो गई, स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने रोक दिया उस पूरी डेवलपमेंटल जो भी प्रक्रिया थी उसको, तो बैंक का पैसा तो डूब गया। अवसंरचनात्मक जो क्षेत्र है उसमें परियोजना बहुत ज़्यादा लंबित हो रही है, ठीक है, और वो बात सुप्रीम कोर्ट में चले जाते तो बहुत लंबे समय तक वो योजना स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो बैंक है ना वो फाइनेंस कर भी चाहे तो मतलब वो समस्या बनी हुई है, चुनौतियाँ बनी हुई है। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा कि इन्विट से इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के, ठीक है, रीट से ये तंत्र जो है ना इनको बढ़ावा देना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन दोनों तंत्रों को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ क्या है आपको गूगल करके देखना है कि ये किस तरीके से काम करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपका भी रिवीजन हो जाएगा। अब पर्याप्त स्वायत्ता और कुशल कार्यबल की भी कमी है ना, तो उसको भर्ती करना पड़ेगा कि आपको स्वायत्ता देनी पड़ेगी, ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी जो भी जो काम कर रहे हैं वो लोग, जो भी संस्था काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो कार्यबल है ना उसको भी कुशल बनाना पड़ेगा, ठीक है, कौशल युक्त जो कर्मचारी है उनको रखना पड़ेगा। तीसरी चीज, आर्थिक समीक्षा 2018 में न्यायालयीय जो लंबितता है उसको कम करने का सुझाव दिया गया। इकोनॉमिक सर्वे 2018 में बोला गया था कि कोई भी मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो जितना लंबित ज़्यादा होता है उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी परियोजना है वो लेट हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जल्दी से जल्दी उसका मतलब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़, जैसे भारतीय कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सर्विसेज है उनका गठन किया कि भाई ट्रिब्यूनल्स के थ्रू इन मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के पास वो मामला पहुंचे ही ना। प्रभावी जो पर्यावरणीय जो मंजूरियां हैं उनको आपको जल्दी से जल्दी मतलब मंजूरी देनी पड़ेगी, कोई भी योजना है तो उसको, जिसकी वजह से वो लेट ना हो सके ज़्यादा। आगे समझ में। और फिर लास्ट में आप कंक्लूजन में लिखोगे कि देखिए सतत विकास लक्ष्य जो 9 है उसके अनुरूप प्रभावी अवसंरचनात्मक सृजन के साथ साथ दीर्घकालिक नए भारत के एजेंडे के अनुरूप सुधार किए जाने चाहिए। तो आपने एसडीजी गोल के साथ में निष्कर्ष को जोड़ लिया, ठीक है, बेटर, ठीक है। आगे समझ में डिमांड क्या थी और सप्लाई क्या हुई आंसर में, ओके, आगे समझ में बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि भारत में वर्तमान उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था से संबंधित मुद्दों को रेखांकित करते हुए इस संदर्भ में सुधारों को आवश्यकता कितनी है उस पर बल देना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में जो सब्सिडियां बहुत ज़्यादा दी जाती है और विशेष करके उर्वरक सब्सिडी, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझको आपको बताना कि कौन कौन से मुद्दे और उनमें सुधार किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से सब्सिडियों को मतलब प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। अब देखिए इंट्रोडक्शन, उर्वरक की बात की जा रही है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। भारत ने या फिर भारत में यूरिया नीति के अनुरूप यूरिया पर सरकार उत्पादकों को उत्पादन आधारित सब्सिडी प्रदान करती है, जबकि अन्य उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की व्यवस्था है, ठीक है। अब यूरिया की सब्सिडी किस तरीके के है कि सरकार जो भी उत्पादक है, जो भी उसको बना रहे हैं उनको सब्सिडी मिल रही है, लेकिन जो इसके यूरिया के अलावा जो जितने भी उत्पाद जो उर्वरक है उसमें पोषक तत्व कितना है इस आधार पर सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपने क्लियर कर दिया कि उर्वरक भी दो तरीके से हैं, यूरिया और उसके अलावा वाले, उन पर दोनों तरीके की सब्सिडी किस तरीके की मिलती है वो आपने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर लिया। क्योंकि उर्वरकों पर सब्सिडी की बात हो रही है तो आपने ये चीज़ अपने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर ली। आगे समझ में, ठीक है। मुद्दे कौन से, ठीक है, आपने सीधा फ्लो चार्ट बना दिया है ना। फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आधा नंबर आप मान के चलिए बढ़ जाएगा आपका अगर आपने फ्लो चार्ट, मैप, डेटा कोई मेंशन कर लिया तो, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बताया कि सामाजिक मुद्दे अलग है यूरिया सब्सिडी के या फिर जो उर्वरक सब्सिडी है वो, आर्थिक मुद्दे अलग है, संस्थागत या फिर नैतिक मुद्दे अलग है, और पर्यावरणीय मुद्दे अलग है, ठीक है। सामाजिक मुद्दों पर इन्होंने लिखा कि भाई भूमि का जो अवनयन हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, समावेशी और सतत विकास की समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारा जो केमिकल है आपके खाद्यान्न में आ रहा है, ठीक है, वो भोजन समाज, आपका भारतीय समाज उसको उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण, भूमि का पॉल्यूशन हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा पर संकट आ सकता है, वो सारी चीज़ें, समावेशी विकास नहीं हो पाए, ठीक है। आर्थिक मुद्दे देखिए, बढ़ता सब्सिडी बिल कहीं ना कहीं 60,000 करोड़ के आसपास का है, तो इससे क्या हो रहा है, जितने भी अवसंरचनात्मक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो योजना है उस पर ज़्यादा पैसा नहीं कर पाते। अब इसरो का बजट कितना है, 13,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। लाडली बहना ये जो योजना है सब्सिडी वाली, उसमें 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में। आप सोचिए इसरो का बजट उससे भी 5,000 करोड़ कम है,
तो जरूरत ज्यादा किसको, इसरो में ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी काम होगा, अपने जो मिशन होंगे, वो ज्यादा जरूरी है। विश्व पटल पर अपन कैसे पहचाने जाएंगे? ठीक है, हर किसी योजना का अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन सब्सिडी बांटना एक तरीके से, वो भी असंगत सब्सिडी, देश के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, संस्थागत नैतिक मुद्दे क्या है कि भाई अधिक के उपयोग को बढ़ावा देना, कि भाई लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज़ करेंगे कि उससे उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, लीकेज है कि भाई नेपाल में उसको बेच रहे हैं, यूपी में खरीद लिया लेकिन नेपाल क्रॉस बॉर्डर बेच दिया उसको ठीक ठाक प्राइस पे, है ना। उद्योगों में यूज़ हो रहा है कि भाई खेतों में छिड़कने के लिए लिया लिया जा रहा है यूरिया वगैरह, और उनको अमोनिया उद्योग में यूटिलाइज कर रहे हो पैसा, मतलब उद्यमियों को बेच करके। ठीक है, पर्यावरण वाले मुद्दे क्या है कि भाई सब्सिडी जो है वो सस्ते उर्वरक बना देती है, उर्वरकों को सस्ता बनाती है, जिसकी वजह से उसका उपयोग अधिक होता है, उससे जल भूमि का प्रदूषण होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन वाले जो भी उर्वरक होते हैं, भूमि में अम्लीकरण बढ़ रहा है। तो ये सारे मुद्दे आपने फ्लो चार्ट के थ्रू सारे बता दिए। आ गया समझ में? इस तरीके से आपको चीज़ों को प्रेजेंट करना। अब सुधार क्या किया जा सकता है? समस्या है तो सुधार भी करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक तो डीबीटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लीकेज हो रही है ना पैसों की, सही जगह पर पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। ठीक है, लीकेज पे बात होगी। दूसरा, ओपन सब्सिडी के बजाय ज़रूरत आधारित सब्सिडी देनी चाहिए, कि जिनको ज़रूरत है, जिनके पास इनपुट लागत जितनी भी लगती है उर्वरक की, वो भी पैसा नहीं है, तो उन किसानों को, जो छोटे किसान हैं, उनको इस तरीके की सब्सिडी दे करके उनके उत्पादन में हल्का सा सुधार किया करवाया जा सकता है, ना कि बड़े किसानों को सब्सिडी देना जो कि 100 एकड़ लेकर के बैठे। ठीक है ना, वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, भूमि जोत का डिजिटलीकरण करना चाहिए, कि किस भूमि में कितने उर्वरक की जरूरत है, पूरा डिजिटलाइजेशन, एआई के थ्रू सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करना चाहिए। ठीक है, फसलों का मानचित्रण होना चाहिए, फसल के अनुसार सब्सिडी देनी चाहिए, कि किस फसल में कौन से उर्वरक की कितनी जरूरत है, उसी के हिसाब से सब्सिडी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके चीज़ें सुधर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि नीम कोटेड जो यूरिया है या फिर मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, ऐसे नवाचार पूर्णतः लागू किए जाने चाहिए, जिसकी वजह से जिस मिट्टी को सच में उर्वरक की जरूरत है, उसी में उर्वरक को डाला जा सके। नीम कोटेड यूरिया क्या धीरे धीरे गलता है, तो जहां तक पोषक तत्व पहुंचने चाहिए ना, जहां तक पोषक तत्व पहुंचने चाहिए, वो सही तरीके से पहुंच पाएंगे, तो फसलों को सही रूप में उसका उपयोग होगा। नहीं तो क्या, जल प्रदूषण होगा और मृदा का प्रदूषण होगा। ठीक है, फसलों को इतना फायदा नहीं पहुंच पाएगा। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए, कि भाई ऐसी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए जो उस जलवायु के अनुरूप हो। ठीक है, ना कि आप सब जगह चावल उगा रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो। जिस क्लाइमेट में जो भी फसल सूट हो रही है, उसकी वर्षा के आधार पर हो, चाहे तापमान पर आधारित हो, तो उसी फसलों को बढ़ावा देना चाहिए क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है, जैविक खेती व जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं अपनाना, नहीं तो श्रीलंका वाला क्राइसिस आ जाएगा। तो आपको धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ावा देना है, तभी जाकर के चीज़ें सही तरीके से लागू हो पाएगी लॉन्ग टाइम पीरियड में। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष लिखोगे कि देखिए उपयुक्त जो प्रयास है, इनके साथ साथ सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अनुरूप जागरूकता सृजन व किसानों को विस्तारित जो सेवाएं हैं वो देकर के उर्वरक का जो अधिक उपयोग हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। आपने बता दिया है पूरा कंक्लूजन में कि आपको सतत कृषि को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय जो मिशन है सतत कृषि पर उसको बढ़ावा देना है, जागरूकता बढ़ानी है कि भाई लोगों को बताना है कि उर्वरक का उपयोग करके कौन कौन से हानिकारक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको कृषि सेवाएं देनी पड़ेगी, आपको जो कृषि मित्र जो है, ठीक है, उनको गांवों तक भेजना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आगे समझ में? इस तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? हाँ, अब इसमें भी मतलब आई थिंक 5 साढ़े 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अराउंड अराउंड आप मान के चलिए कि 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आंसर लिखा है, पूरी डिमांड को क्लियर किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, कि भारत में जलवायु प्रत्यास्थ कृषि, है ना, आइडेंटिफाई द नीड फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, है ना, कि जलवायु के अनुरूप खेती, हिंदी में नहीं आएगा समझ में, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि की आवश्यकता की पहचान कीजिए और चर्चा कीजिए कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर कैसे आप अचीव कर सकते हो, आपको बताना है। ठीक है, अब आप पहली टर्म क्या दे रखी है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, इसको आपको डिफाइन करना है इंट्रोडक्शन में,
कि भाई जलवायु प्रत्यास्थ कृषि से तात्पर्य है कि फार्मिंग की ऐसी विधि जिसमें जलवायु विशिष्ट अनुप्रयोगों के द्वारा उत्पादकता, लचीलापन और अनुकूलन में वृद्धि की जा सकती है। मतलब उस जलवायु के अनुसार कौन सी फसल की खेती की जा सकती है जिसकी वजह से उसकी उत्पादकता भी बढ़े, ठीक है, उसमें लचीलापन भी आए, है ना, और उसका अनुकूलन भी हो। ठीक है, उत्पादकता बढ़ने के साथ में लचीलापन भी होगी, मतलब शिफ्टिंग कर सकते हैं कि भाई आज ये खेती करिए तो अगले साल इसी जमीन पर दूसरी खेती भी की जा सकती है। ठीक है, अनुकूलन होना चाहिए, एडॉप्टेशन होना चाहिए कि उस जलवायु में वो खेती की जा सकती है। ये इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, फिर सीधा आना है कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता, पहले इसमें डिमांड है कि आवश्यकता की पहचान करनी है आपको। आवश्यकता क्यों है भारत में, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भारत में क्यों होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपने अलग अलग एस्पेक्ट्स ले लिया, आपको सीधा आर्थिक, पर्यावरणीय सारी चीज़ों को, डायमेंशंस को ओपन करना है कि आर्थिक ज़रूरत क्यों है भारत में कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो आर्थिक समीक्षा का हवाला देते हुए इन्होंने लिखा कि आर्थिक समीक्षा 2019 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से किसान आय में 15 से 20% की कमी देखी गई है, या फिर देखी जा सकती है इन फ्यूचर। तो अगर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके वजह से किसानों की आय कम हो रही है, तो जलवायु अनुकूल खेती अपनानी ही पड़ेगी आपको, तभी जाकर के आपकी आय बढ़ी जा सकती है। आ गया समझ में। पहली आर्थिक आवश्यकता को आपने एकदम क्लियर कर दिया। दूसरा है पर्यावरणीय जरूरत क्या है, कि हालिया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 1951 से 2015 के मध्य तापमान में 0 से 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, टेम्परेचर इसका मतलब बढ़ रहा है। आपने डेटा दिया, प्रॉपर डेटा दे रहे हो, इधर भी डेटा दिया इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, इधर भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा दिया, 15 से 20% की कमी देखी गई आय में, और इधर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का डेटा दिया कि 1951 से 2015 के बीच में टेम्परेचर में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो दो पॉइंट लिखे और डेटा 2 बार मेंशन कर लिया आपने। आगे समझ में। तीसरा आपने पर्यावरणीय जरूरत में लिखा कि देखिए मॉनसून का जो पैटर्न है ना वो भी बदल रहा है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण हो रहा है कि 30% व जल प्रदूषण की वजह से ये भूमि प्रदूषित हो रही है, 30% के आसपास प्रदूषित हो चुकी है ऑलरेडी। सतत विकास जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति भी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप जलवायु क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को नहीं अपनाएंगे तो आप एसडीजी गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज है राजनीतिक जरूरत क्या है ना, किसानों की आय 2 गुना करने का जो सरकार ने संकल्प ले रखा है, अगर इस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को नहीं अपनाओगे तो आय तो कम हो रही है। ठीक है, आप तो डबल तो करने की बात करें तो कैसे करोगे, जब तक जलवायु अनुकूल खेती नहीं की जाएगी आपकी किसानों की आय नहीं बढ़ सकती। तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं इस तरीके की खेती को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, सामाजिक जरूरत क्या है, देखिए कृषि में पिछड़ेपन में कमी करके किसानों का सशक्तिकरण करना। देखिए कृषि में बहुत पिछड़ापन है। ठीक है, 85% से 85% के आसपास ऐसे किसान हैं जिसकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, मतलब 85% मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो उनके कहीं ना कहीं आय को इस तरीके से रखा जाए कि उनका भरण पोषण हो सके, वो एक बेसिक जो नीड्स है उनको पूरा कर सके। तो उनका कहीं ना कहीं जो पिछड़े हुए किसान हैं उनका सशक्तिकरण करना पड़ेगा आपको, और वो इनकम बढ़ा करके ही किया जा सकता है, आय बढ़ा करके किया जा सकता है। आर्थिक रूप से सशक्त होकर के ही किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ठीक, अब आपको बताने उपाय, आपने सारी समस्या बता दी, जरूरत क्यों है वो बता दी, अब बताओगे आप उपाय क्या है। पहली बात तो नवाचारी पद्धति को आपको अपनाना पड़ेगा, जैसे जीरो टिलेज जो फार्मिंग है, ठीक है, मल्चिंग है, आप सबको ये टर्मिनोलॉजी पता होगी मोस्ट ऑफ। ठीक है, फसल का विविधीकरण है, पर्मा कल्चर है, ठीक है, एक्वा कल्चर, ठीक है, एक्वापॉनिक्स जो जलीय कृषि जो होती है। तो इन विभिन्न तरीकों से आप कहीं ना कहीं इनकम को बढ़ा सकते हो। आपने कृषि के साथ साथ मछली पालन को स्टार्ट कर दिया, मुर्गी पालन स्टार्ट कर दिया, तो आपकी इनकम तो बढ़ गई। ठीक है, फसलों को चेंज करते हुए, शिफ्टिंग करके हुए बोना शुरू कर दिया कि हर दूसरे सीजन में आपने कहीं ना कहीं दलहन के पौधे उगाए, तो उसकी वजह से जल की जो मिट्टी की नेचुरल उर्वरकता थी वो भी वापस आ गई, और अगली जो फसल होगी उसकी भी जो उत्पादकता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज है संस्थागत तंत्र को कैसे मजबूत करोगे, नीति पॉलिसी है उस लेवल पर आप क्या काम करोगे। पहली बात, पर्यावरण और जो कृषि मंत्रालय है उसका राज्यों से अभिसरण का समन्वय करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं समन्वय करना पड़ेगा कि पर्यावरण कृषि मंत्रालय को विभिन्न राज्यों के मंत्रालयों से समन्वय कर करके उनकी जो क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, क्षेत्रीय जो नीड्स है, उन पर आपको काम करना पड़ेगा। आगे समझ में? सतत कृषि विकास जो मिशन है, उनकी जो रणनीतियाँ हैं, उनके जो लक्ष्य हैं, उनको आपको पूरा करने पर जोर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, तकनीकी हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तकनीकी क्या? ये जो सूखा रोधी फसलें हैं, ठीक है, श्री अन्न है, जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज की पैदावार को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मानसून कहीं ना कहीं असमान रूप से आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ऐसी फसलों को उगाओ जो कि कम जल में भी उग सके, अच्छी उत्पादकता दे सकते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो पोषक तत्वों का जो स्तर है वो भी हाई होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सूखा रोधी जो फसलें हैं, जलवायु जो रेजिलियंट जो फसलें हैं, उनको उगाना पड़ेगा। किसान पक्ष के थ्रू आपको देखिए कि प्रभाव जो आउटरीच कार्यक्रम है, कि आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उनका प्रशिक्षण किया जाना चाहिए कि पॉलिसी किस तरीके से लोकल लेवल तक इम्प्लीमेंट हो रही है, उनकी बीमा की व्यवस्था करवानी चाहिए, क्योंकि अगर मानसून की वजह से अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपके पास में बीमा होगा, आपकी आय प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर करके आप चीज़ों को मतलब रेजिलियंट तरीके से खेती को किया जा सकता है। फिर निष्कर्ष में लिखोगे कि देखिए उपयुक्त उपायों के साथ साथ मल्टीपल लैंडस्केप अप्रोच। ठीक है, अब इसको गूगल करना आपको, ये चीज़ आपको टर्मिनोलॉजी सीखनी है। ऐसे ही तो आंसर राइटिंग से सीखते हैं अपन कि टॉपर्स क्या लिख रहा है, कैसी टर्मिनोलॉजी का उपयोग कर रहा है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसको आपको समझना है। ठीक है, अब मल्टीपल लैंडस्केप मॉडल क्या है, अप्रोच क्या है, इसको आपको गूगल करके समझना है। ठीक है, ग्रामीण शहरी इंटरफेस प्रबंधन, इसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ग्रीन एग्रीकल्चर जैसी जो परियोजनाएं हैं, उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करते हुए चीज़ों को सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो यानी कि क्लाइमेट रेजिलियंट जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसको सही तरीके से लागू कर सकते हो और बहुत सारे सुधारों को किया जा सकता है। अब देखिए, ये सीरीज स्टार्ट करेंगे, टॉपर्स की कॉपीज को देखेंगे। ठीक है, और उनसे समझेंगे कि कैसे वो आंसर्स लिखते हैं, उनसे अपन क्या इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जुलाई मंथ की मैगजीन आ चुकी है, करंट अफेयर्स वाला बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर अपन करंट अफेयर्स की बढ़िया क्लासेस करेंगे। तो मिलते जल्दी, धन्यवाद, जय हिंद।